जय हिंद। तो चलिए आज क्या देखते हैं, पॉलिटी। देखिए पॉलिटी में आपको हम क्या बताए थे, आपको केस स्टडी पढ़ा रहे थे। कौन था केस पढ़ाए थे, किसके बारे में बताए थे आपको। तो आपको पता थे शंकर प्रसाद, क्या था शंकर प्रसाद। देखिए केस आपको पता थे शंकर प्रसाद, एक कौन थे, शंकर प्रसाद। शंकर प्रसाद में जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि शंकर प्रसाद में जो है, और शंकर प्रसाद में कहा गया है कि संसद जो है वो मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है। क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। फिर आए शंकर प्रसाद के बाद जो आए थे सज्जन सिंह। कौन आए थे, सज्जन सिंह। सज्जन सिंह, सज्जन सिंह। देखिए सज्जन सिंह में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल अधिकार में संसद जो है संशोधन कर सकती है। क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। दो में फिर आए थे गोलकनाथ। कौन थे, गोलकनाथ। तीसरा आए थे गोलकनाथ, गोलकनाथ। देखिए गोलकनाथ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए गोलकनाथ में कहा इसमें 11 जज थे। कितना, 11 जज। ये दूसरे सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ थी। तो 11 जज, कितना, 11 जज थे। और इसमें कहा गया है कि संसद जो है वो मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती है। जबकि 2 में कहा गया था, बस इतना ही याद रखना कि किसमें संशोधन करने को कहा था, किसमें नहीं कहा था। तो शंकर प्रसाद में जो था वो संसद ने कहा था कि संशोधन कर सकती है। सज्जन सिंह में भी कहा कि संशोधन कर सकती है, लेकिन ये गोलकनाथ के मामला में कहा गया कि नहीं, संशोधन नहीं कर सकती है, मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती है। फिर लास्टली जो आए थे वो कौन आए थे, चौथा जो आए थे वो थे कहाँ पर, कर्नाटक में। कौन, कर्नाटक नहीं, केरल में थे। कर्नाटक में शायद थे। तो कौन थे, केशवानंद भारती। कौन थे, केशवानंद भारती, केशवानंद भारती। इसमें कहा कि देखिए संसद, इसमें 13 जज थे। ये सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ थी, 13 जज। अच्छा ये जजों की संख्या और नंबर में क्यों रखा जाती है, विषम संख्या में क्यों रखी जाती है जजों की संख्या, क्योंकि क्योंकि कोई भी मामला सुनाने में आसानी हो। क्योंकि मान लो अगर इसमें 12 रहते तो ये जो मामला, ये जो इसका जो डिसीजन लिया गया था वो 6-7 पे लिया गया था। 6-7 अनुपात से। मान लें कि अगर ये 12 का होता तो 6 को कहता कि नहीं, केशवानंद भारती का कहना सही है, और अगर 6 रहते, 6 जज कहते कि नहीं, ये केशवानंद भारती का कहना गलत है। तो संविधान में हम सुझा ही नहीं सकते थे। इसीलिए हमेशा जो है वो जजों की संख्या के ऑड नंबर में रखी जाती है, यानी विषम संख्या में रखी जाती है। ये समझ गए, ये सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ थी। इसमें कहा कि देखिए केशवानंद भारती में कहा गया, हालांकि केशवानंद भारती तो जो थे वो केस हार चुके थे, हार गए थे, लेकिन ये इनको मतलब आज भी इनका केस हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन केस चला था। क्यों, इसको केशवानंद भारती को केस स्टडी में अगर फैसला सुनाने के लिए जजों को कई देशों के संविधान को पढ़ा गया था, तब जाके ये केशवानंद भारती का केस सुलझाया गया था। इसमें कहा कि देखिए संसद जो है, कहता संसद जो है वो संशोधन कर सकती है मूल अधिकार में, लेकिन उसका मूल ढांचा चेंज नहीं होना चाहिए। इसमें संशोधन कर सकते हैं, लेकिन मूल ढांचा, कहता मूल ढांचा का सिद्धांत दिया। मूल ढांचा किसका सिद्धांत दिया था, मूल ढांचा का सिद्धांत दिया था कि यानी मूल ढांचा का सिद्धांत मतलब मूल ढांचा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, बाकी आप संशोधन कर सकते हैं। तो ये किसमें कहा गया था, केशवानंद भारती में। तो देखिए सबसे पहले थे शंकर प्रसाद में कहा कि नहीं, संशोधन कर सकती है। फिर आए थे सज्जन सिंह में भी कहा कि संशोधन कर सकती है। फिर आए थे गोलकनाथ में कहा कि नहीं, संशोधन नहीं हो सकता है। और फिर जो लास्ट आए थे वो कौन आए थे, केशवानंद भारती। इसमें इनको कहा गया कि देखिए संशोधन जो है मूल सिद्धांत का ढांचा दिया गया, और उसे कहा गया कि आप मूल ढांचा का चेंज नहीं कर सकते, मूल स्ट्रक्चर। तो इसमें कहा गया। अब देखते हैं इसका, अब पॉलिटी में मिसलेनियस बचा हुआ है, तो इसको पॉलिटी में मिसलेनियस देखते हैं। मिसलेनियस सबसे पहले किसको देखते हैं, झंडा का पढ़ते हैं, फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज, फ्लैग। क्या देखते हैं ध्वज के बारे में। देखिए ध्वज हमारा जो राष्ट्रीय ध्वजा है, कहते हैं राष्ट्रीय, अभी वर्तमान में जो अब राष्ट्रीय ध्वजा देखते हैं, झंडा, राष्ट्रीय झंडा देखते हैं। तो अभी इसको झंडा बनाने के लिए इसमें पहले ये ऐसा नहीं था। पहले उस पर चरखा का चिन्ह था। फिर वो धीरे धीरे बदलते गया, और फाइनली जब 1947 में, 1947 में, तो अभी जो वर्तमान में स्ट्रक्चर है झंडा का, वो कब बनाया गया था, पिंगली मैके ने। उन्हें बनाने का डिजाइन किसने किया था,
पिंगली वेंकैया, पिंगली वेंकैया, पिंगली वेंकैया ने क्या किया था, राष्ट्रीय ध्वज को अभी वर्तमान में जो डिजाइन है उससे डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया ने, और इसको अपनाया गया 12 जुलाई को, 12 जुलाई 1947, 12 जुलाई 1947 को क्या गया, और वर्तमान में जो झंडा है उसको अपनाया गया। अब इस तरह से झंडा देखते हैं ना, इस तरह से आप देखते हैं, इस झंडा देखते हैं, और बीच में जो है 24 तिलिया होती है ब्लू कलर की, कितना बीच में 24 तिलिया होती है ब्लू कलर की, और ऊपर जो होता है रेड होता है, ऊपर इस तरह से रेड नहीं, मतलब कैसा कलर होता है, केसरिया रंग का होता है, कैसा रंग का होता है, केसरिया, और नीचे जो होता है वो हरा रंग का होता है। नीचे जो होता है वो कैसा होता है, हरा रंग का होता है, हरा रंग का होता है। तो इस ये जो डिजाइन किसने किया था, पिंगली वेंकैया ने, किसने किया था, पिंगली वेंकैया जो थे इसका डिजाइन किया था। इसको रेशियो जो होता है वो 2:3, 3:2, ये लेंथ हो जाता है, ये लंबाई और चौड़ाई 3:2 इसकी क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है, ये समझ गया। इसमें से पूछता है कि इसको रेशियो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता रहता है। अब देखिए इसको अपनाया कब गया था, 12 जुलाई 1947 को, देश जब आज़ाद हुआ था उस समय 1947 में, तो उसके जस्ट पहले जो है अपना लिया गया था। अब देखिए ये तो हो गया। अब इसमें झंडा लगाने को कई सारे नियम कानून होते हैं कि आप झंडा कभी भी जो है वो झुका हुआ नहीं लगा सकते। देखिए ये झंडा है इस तरह से, इस यहाँ से लहरा रहा है, देखिए भाई यही इसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे, क्या कर देंगे, जैसे ये झंडा हो गया, झंडा को यहाँ से लहरा देंगे, यहाँ से लहरा देंगे, तो ये झंडा जो है गलत हो जाएगा। ये शोक का चिन्ह होता है, क्या था, शोक का चिन्ह। ये झंडा जो है झुका हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे कभी देश में बहुत ज़्यादा संकट आ जाता है तो उस समय झंडा को क्या करते थे, झुका दिए। जैसे अब देखिए जैसे कि किसी बहुत महापुरुष की मृत्यु हो जाती है, जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, उनकी मृत्यु हुई थी, झंडा झुक गया था। तो बहुत सारे ऐसे जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो मतलब ऐसे जो बहुत फेमस जो आदमी होते हैं, अच्छे होते हैं, तो उनके मृत्यु जब होती है तो शोक के रूप में जो है वो झंडा को झुका दिया जाता है। तो शोक के रूप में झंडा को जो होता है वो झुका होता है। तो झंडा को अभी भी झुका हुआ लहराना नहीं चाहिए, क्या हो गया, नहीं चाहिए। अब इसका अलग अलग प्रतीक होता है, जैसे ऊपर केसरिया रंग का प्रतीक होगा, जैसे सूरज का जो रंग होता है लगभग केसरिया रंग का होता है, तो सूरज का प्रतीक हो गया। नीचे देखेंगे तो हरा रंग का होता है, और नीचे देखेंगे तो ज़मीन पर हरियाली होती है, जिस वजह से हरियाली होती है, जिस वजह से हरा रंग का प्रतीक हो गया। या फिर अब धर्म में देखेंगे तो देखेंगे जो हिंदू धर्म का जो भगवा कलर होता है, भगवा कलर देखेंगे वो ऊपर हो गया, और जो मुसलमान में देखेंगे तो हरा रंग का प्रतीक होता है, तो वो भी इसमें दर्शाता है। और बीच में 24 तिलियाँ होती है, तो कि जो कि हमें 24 घंटा अपने काम के प्रति समर्पित रहने को ये संदेश देती है। तो इसमें बहुत सारे क्या है राज छुपे होते हैं। और भी इसमें के नियम कानून है कि अगर मान लें कि कई सारे देश एक जगह जाकर इकट्ठा है, जुलूस निकले, मतलब कई सारे देश के झंडा लहराया जा रहा है, तो अगर जिस देश में लहराया जा रहा है तो उस देश का झंडा जो है वो दाहिने साइड रहेगा, कहता है दाहिने साइड। जबकि भारत में जो है वो चलने की परंपरा है वो बाएं साइड में है, लेकिन झंडा जो है हमेशा दाएं साइड में रहना होगा। और झंडा को अब जाकर अगर मान लें कि अगर सबको एक ही झंडा लेकर खड़े हैं, और अगर जो जिसका झंडा बड़ा होगा सबसे, तो वो आगे रहेगा, किसमें जो चल रहे हैं, तो भीड़ में वो सबसे आगे रहेगा। और झंडा जो है हमेशा जो है वो दाहिना जो दाहिना हाथ है वो ऊपर होना चाहिए। इस तरह से झंडा को इस तरह से पकड़ना होता है, इस तरह से झंडा का पकड़ना होता है। और झंडा देखना जो होता है कि पीछे से नीचे ज़मीन के अंदर नहीं, ठीक है, तो इस तरह से झंडा पकड़ना होता है, दाहिने जो साइड हाथ है ऊपर। तो बहुत सारे नियम कानून है झंडा लहराने का। अब पढ़ेंगे तो आप पढ़ते रहेंगे। अब देखिए तो ये सब नियम कानून समझ गए झंडा लहराने का।
पता है अगर झंडा झुका हुआ तो किसका प्रतीक है? शोक का प्रतीक है। देखिए, और कोई भी झंडा जो है वो सूर्य अस्त के बाद और सूर्य उदय से पहले नहीं लहराना चाहिए। देखिए, अगर आप जैसे सूर्य का किरण है, जब तक सूर्य किरण, जब तक आप लहरा लीजिए झंडा। और अब अगर जैसे ही अगर सूर्य अस्त होता है या फिर सूर्य अस्त हो गया या फिर सूर्य उदय से पहले आप झंडा को नीचे से खींच ऊपर लहरा नहीं सकते। लेकिन आप अगर एक बार झंडा लहरा दिए जैसे कि सूर्य उदय के समय, तो उस समय आप झंडा अब छोड़ दीजिए। जैसे बिल्डिंग वाले पर झंडा लहराता है, लाल किले पर झंडा रहता है, तो रात के समय कभी नहीं, सूर्य किरण आती है तब तक लहरा देते हैं, उसके बाद छोड़ दीजिए। रात में छोड़ दीजिए, दिन में छोड़ दीजिए, वो अलग बात है। लेकिन आप शुरू से झंडा ले जाकर ऊपर नहीं लहरा सकते रात के समय, समझ गए? तो ये सब होता है। कौन सा झंडा गुण बनता है? उसके बाद आते राष्ट्रीय गान देख लेते हैं। राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत। देखिए, राष्ट्रीय गान। देखिए, राष्ट्रीय गान क्या होता है? आप जब पढ़े होंगे जन गण मन अधिनायक जय भारती भाग्य विधाता, तो क्या है? राष्ट्रीय गान है। राष्ट्रीय गान कौन सा है? जनगण। ये क्या है? राष्ट्रीय गान है। तो जनगण मन अधिनायक जय भारती भाग्य विधाता। तो राष्ट्रीय गान को गाने का समय जो है वो 52 सेकंड होता है। कितना? 52 सेकंड। 52 सेकंड में गाना होता है। राष्ट्रीय गान कितना? 52 सेकंड में गाना होता है। राष्ट्रीय गान को लिखा किसने था, ये पहले देखते हैं। देखिए, राष्ट्रीय गान जो है वो 24 कब बनाया था? जो संविधान लागू होने से जस्ट एक दिन पहले, नहीं 2 दिन पहले। कब? 24 जनवरी को अपनाया। कब गया? 24 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने से कितना दिन? 2 दिन पहले। कब अपनाया गया था राष्ट्रीय गान को? संविधान लागू होने से 2 दिन पहले। देखिए, सब राष्ट्रीय गान को लिखने का काम किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर। आपको पता है रविंद्रनाथ टैगोर जो है भारत का भी राष्ट्रीय गान लिखे, फिर बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखे, तो रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसको राष्ट्रीय गान का लिखे कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर किसने लिखा था राष्ट्रीय गान को? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो एक पत्रिका है, क्या था? मतलब ये नहीं, जैसे नहीं आप पत्रिका पढ़ते होंगे या फिर कोई पुस्तक पढ़ते होंगे, तो उसमें एक पत्रिका है, उसी पत्रिका में एक पाठ, एक कविता है जिसका नाम है जन गण मन अधिनायक जय। वो कौन सी पत्रिका है? तो तत्वबोधिनी। कौन सी पत्रिका है? तत्वबोधिनी। पत्रिका का नाम क्या है? तत्वबोधिनी पत्रिका। तत्वबोधिनी पत्रिका। कौन सी पत्रिका है? तत्वबोधिनी पत्रिका। और इसी तत्वबोधिनी पत्रिका में एक क्या कविता है जिसका नाम है जन गण मन अधिनायक जय भारती भाग्य विधाता। तो किसने? तत्वबोधिनी। लिखा किसने था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और किस पुस्तक में? तत्वबोधिनी पत्रिका पुस्तक में ये है लिखा गया है। देखिए, हालांकि बाद में इसका इंग्लिश अनुवाद किया गया, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इसका इंग्लिश अनुवाद किया। अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। और इसका नाम रहा था मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। इसका नाम क्या नाम रखा था? मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। किसने? राष्ट्रीय गान ने। क्या था? राष्ट्रीय गान हो गया। अब इसके समय राष्ट्रीय गीत देते हैं। राष्ट्रीय गीत। देखिए, राष्ट्रीय गीत में क्या हो जाएगा? इस तरह से होगा ना, ये इस तरह से होगा राष्ट्रीय गीत। देखिए, राष्ट्रीय गीत आप देखे होंगे वंदे मातरम। कौन सा? वंदे मातरम। शुक्लम सत्य श्यामलम मध्य, ये सब जो वंदे मातरम है वो कौन सा है? राष्ट्रीय गीत है। तो वंदे मातरम कौन सा? वंदे मातरम। तो राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। इससे गाने का समय जो है 65 सेकंड है। 52 सेकंड तो राष्ट्रीय गान का है। 65 सेकंड। इसका गाने का समय कितना है? 65 सेकंड। और इस राष्ट्रीय गीत को लिखा किसने था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। लिखा किसने था? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो राष्ट्रीय गीत को लिखने का काम बंकिम चंद्र चटर्जी। और ये भी एक पुस्तक में लिखा गया है। कौन सा पुस्तक? आनंद मठ। किस में लिखा गया? आनंद मठ में। तो ये एक पुस्तक, ये भी एक पुस्तिका में लिखा है जिसका नाम है आनंद मठ।
देखिए आनंद मठ एक पुस्तक है, उसमें एक कविता है जिसका नाम है वंदे मातरम। तो उसी में इसको जो है इस पुस्तक में लिखा गया है कौन सा, वंदे मातरम। तो कौन सा राष्ट्रीय गीत है, कौन सा राष्ट्रीय गीत पुस्तक, और इसका लिखने का काम किसने किया था, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये आप समझ गए, राष्ट्रीय ध्वज समझ गए, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत, क्या था, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत। तो आज के लिए यही तक रहने देते, तब तक मिलते किसी नेक्स्ट क्लास में।